नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे समुदाय की जिसका इतिहास 5000 साल पुराना है। एक ऐसा समुदाय जिसे भारत का मस्तिष्क भी कहा जाता है। सोचिए, एक ऐसा समाज जिसके बिना ना तो मुगलों का दरबार चल पाता और ना ही अंग्रेजों का प्रशासन। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन हैं भारत के ये कलम के सिपाही। ये वो लोग हैं जिन्होंने जंग के मैदानों में नहीं बल्कि प्रशासन के गलियारों में अपनी बुद्धि और कलम के दम पर इतिहास लिख दिया। तो ये है कायस्थ, लेखकों और प्रशासकों का एक ऐसा समुदाय जिनका सबसे बड़ा हथियार आप जानते हैं क्या था? तलवार नहीं, बल्कि कलम। इसी कलम के जोर पर इन्होंने बड़े बड़े साम्राज्यों की प्रशासनिक रीढ़ की हड्डी बनकर काम किया। मतलब इनकी पहचान ही ज्ञान और न्याय से जुड़ी हुई है। तो अब ये जानना भी तो जरूरी है कि इस समुदाय की शुरुआत हुई कहाँ से। और मजे की बात यह है कि इनकी जड़ें किसी राजा महाराजा से नहीं बल्कि कहते हैं सीधे देवलोक से जुड़ी हैं। देखिए, पुराणों के अनुसार कहानी कुछ ऐसी है कि जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने 4 वर्ण बना लिए तो उन्हें लगा कि कोई तो होना चाहिए जो हर किसी के अच्छे बोले कर्मों का हिसाब किताब रखे। तो इसी जरूरत के लिए ब्रह्मा जी ने पूरे 11,000 साल तक ध्यान किया और फिर उनकी काया मतलब उनके शरीर से एक दिव्य पुरुष का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने उन्हें नाम दिया चित्रगुप्त और कहा कि क्योंकि तुम मेरी काया से जन्मे हो इसलिए तुम कायस्थ कहलाओगे। और फिर इन्हीं भगवान चित्रगुप्त के 12 पुत्रों ने कायस्थ समाज की 12 मुख्य शाखाओं की नींव डाली। आज भी हम इन उपजातियों को जानते हैं, जैसे श्रीवास्तव, सक्सेना, माथुर, भटनागर। ये सब पूरे भारत में फैले हुए हैं और सब के सब ज्ञान और न्याय की उसी साझी विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये तो हुई पौराणिक कहानी। अब जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि कैसे इस समुदाय ने मध्यकालीन भारत में अपनी कलम के दम पर बड़े बड़े साम्राज्यों को चलाने में मदद की। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। कायस्थों को पारंपरिक तौर पर क्षत्रिय यानी योद्धा वर्ग का ही एक हिस्सा माना जाता है, लेकिन उनका युद्ध का मैदान बिल्कुल अलग था। जहां एक क्षत्रिय अपनी तलवार से लड़ता था, वहीं एक कायस्थ की असली ताकत उसकी कलम थी और उसका युद्ध क्षेत्र वो था प्रशासन का मैदान। खासकर मुगल काल में तो दीवान और वजीर के तौर पर कायस्थों की अहमियत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उनके बिना कोई बड़ा फैसला लेना लगभग नामुमकिन था। सोचिए, उन्होंने फारसी भाषा पर इतनी जबरदस्त पकड़ बना ली थी कि उन्हें लिपिबद्ध कहा जाने लगा, मतलब लिपियों के माहिर, द मास्टर्स ऑफ स्क्रिप्ट्स। और अगर इनकी प्रशासनिक क्षमता का एक सबसे बड़ा उदाहरण देखना हो तो वो हैं राजा टोडरमल, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। उन्होंने जमीन से जुड़े टैक्स का जो सिस्टम बनाया था वो इतना कारगर और इतना दूरदर्शी था कि उसके कई सिद्धांत आज भी हमारे मॉडर्न इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में इस्तेमाल होते हैं। कमाल है ना? अच्छा, तो मुगल काल के बाद जब अंग्रेज आए तब भी इस समुदाय का दबदबा कम नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने एक बौद्धिक क्रांति लाने और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हुआ ये कि जब अंग्रेज भारत आए तो कायस्थ उन पहले समुदायों में से थे जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को तुरंत अपना लिया। उन्होंने अपनी ज्ञान की परंपरा को एक नया मोड़ दिया और लॉ, मेडिसिन और सिविल सर्विसेज जैसे क्षेत्रों में मतलब हर जगह छा गए। पर यह नया ज्ञान सिर्फ नौकरी के लिए नहीं था। यही ज्ञान आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार भी बना। और इसका सबसे बड़ा सबूत है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का अमर नारा देने वाले भारत के महानतम क्रांतिकारियों में से एक इसी समाज का गौरव थे। इसी तरह एक और महान हस्ती थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का परचम लहराया। उनका असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था और वो भी एक कायस्थ परिवार में ही जन्मे थे। उनके ज्ञान की गहराई और हिंदू फिलॉसफी को समझाने के उनके तरीके ने दुनिया भर पर एक अमिट छाप छोड़ी। और फिर बात करते हैं आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। उनकी बौद्धिक क्षमता तो भाई एक मिसाल थी। कहते हैं कि उनकी याददाश्त इतनी तेज थी, मतलब फोटोग्राफिक मेमोरी, कि वो पढ़ी हुई किताबों के पेज नंबर तक बता देते थे। तो आजादी मिलने के बाद भी ज्ञान की ये विरासत रुकी नहीं, बल्कि ये आधुनिक भारत को बनाने में एक मजबूत स्तंभ बनकर खड़ी रही। आज के मॉडर्न इंडिया की कल्पना भी कायस्थ समाज के योगदान के बिना अधूरी है। राजनीति में जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी को देख लीजिए।
साहित्य में मुंशी प्रेमचंद और हरिवंश राय बच्चन का नाम कौन नहीं जानता, और कला और मनोरंजन की दुनिया में अमिताभ बच्चन। मतलब इस समुदाय ने हर फील्ड को अपनी प्रतिभा से रोशन किया है। तो इन सारी उपलब्धियों की जड़ में एक ही चीज है, ज्ञान के प्रति सम्मान। और ये आज भी दिखता है। हर साल दिवाली के बाद चित्रगुप्त पूजा में कलम और दवात की पूजा की जाती है। ये इस बात का प्रतीक है कि इस समुदाय के लिए शिक्षा ही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी पूजा है। तो कुल मिलाकर कायस्थ समाज का इतिहास हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि असली ताकत सिर्फ तलवार में नहीं बल्कि बुद्धि और कलम में होती है। और ये बात आज भी हमें एक अहम सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। आज जब हम डेटा और एल्गोरिदम के ज़माने में जी रहे हैं, तब लिखे हुए शब्द की शक्ति पर बनी इस महान विरासत से हम क्या सीख सकते हैं?